सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे ऐसे बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच से आप अवगत होंगे जो बाबा साहब ने 25 फरवरी 1938 को दिया था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया बजट पर बाबा साहब ने एक बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी, जिसको हम आपके बीच आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लेकर आए हैं बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है, पेज नंबर 107 पर यहाँ पर ये प्रकाशित है। और विषय हम आपको बता दें, विषय है गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार का सत्ता से हटना ही बेहतर है। इस बाबा साहब के स्पीच को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। तथागत बुद्ध के इसी सुंदर विचार के साथ एवं बाबा साहब के इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। बाबा साहब की इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश और देश भारत से। 25 फरवरी 1938 को दोपहर 2 बजे इस वर्ष के बजट अधिवेशन की शुरुआत हुई। अधिवेशन के अध्यक्ष थे सम्माननीय मावलकर। कई लोग इस अधिवेशन में उपस्थित थे। बुधवार की बैठक की शुरुआत के बाद 2:30 2:30 बजे स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, मुंबई सरकार ने नए बजट पर कल और परसों जो भाषण हुए हैं उनमें इस बजट का अभिनंदन किया गया है, लेकिन खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। बजट पर नज़र डालते ही पहली नज़र में ही ये बजट निराशाजनक लगता है। बजट की योजना इस प्रकार की गई है कि अमीरों की जेब को सुरक्षित रखकर गरीबों को दुख दर्द झेलने पर मजबूर किया गया है। इस बजट से भावी सुखदायी हालत का जरा भी अनुमान नहीं होता, ना ही ऐसा लगता है कि ये हमारे प्रांत के उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। पोले आश्वासनों पर बजट की इमारत खड़ी है। सम्मानित साथियों, ये बजट की बात हो रही है, महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन सरकार के बजट पर बात हो रही है। लेकिन सहसा यदि किसी भी हमारे यूँ कहें कि श्रोता का, दर्शक का मन अगर 1 फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा जारी बजट पर चला जाए और वो वहाँ पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करे और बाबा साहब के इस स्पीच को उसी बजट भाषण या बजट से रिलेट करे, कोरिलेट करे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप सभी चूँकि स्वतंत्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, कहीं से भी किसी मैसेज को कोरिलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम जो स्पीच आप तक पहुंचा रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है, पेज नंबर 107 का है, जो हमने पहले ही संदर्भ आपको बताया है। हाँ, इस बजट में पुलिस फोर्स के बारे में की गई योजना कुछ हद तक अभिनंदनीय है, लेकिन इस योजना का श्रेय मैं न फडणवीस से अधिक गृह मंत्री को देना ही पसंद करूंगा। इसी पुलिस बल के बारे में वर्तमान सत्ताधारी वर्तमान पार्टी और पुरानी वर्तमान पार्टी यानी कि पुरानी कांग्रेस पार्टी का नाता कैसे असंगत था, इसका एहसास सभी को है। वर्तमान पार्टी के असहकारिता आंदोलन के कारण के दौरान कांग्रेस को पुलिस के बारे में इतना अपनत्व महसूस नहीं होता था। अनगिनत खदर की टोपीधारी कांग्रेस वर्तमान पार्टी वालों के मुंह से पीती पगड़ी हाय हाय नारे निकाले हुए जिन लोगों ने सुना था, उसी वर्तमान पार्टी को आज सत्ता में आने के बाद 36,000 रुपयों की अतिरिक्त राशि आरक्षित करनी पड़ी। वर्तमान पार्टी सरकार असेंबली के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है, ऐसा लगता है। अब तक किसी भी सरकार द्वारा अपने ही अधिकार के तहत बजट में व्यय होने वाली बड़ी रकमों को तय नहीं मान लिया था। व्यय होने वाली रकम के बारे में सरकार को पहले से ही असेंबली को सूचित करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सरकार को चाहिए था
कि वह पहले अकाउंटेंट जनरल को इस बात की सूचना देती कि उक्त रकम का उपयोग किस प्रकार किया जाने वाला है, लेकिन सत्ता के बल पर इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर आज मुंबई सरकार अपनी कल्पना के सहारे बनाए हवाई किलों के निर्माण के लिए 36 लाख रुपए इकट्ठा कर रही है। इस मामले में असेंबली की राय तो नहीं ली गई है और अपने विधायक काम के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं दी गई है। लगता है गृह मंत्री की ये ईमानदारीपूर्ण राय है कि इस असेंबली को कानूनों के तहत नियम बनाने का कोई हक नहीं पहुंचता। आज वे इस सदन में अनुपस्थित हैं, इसलिए इस बारे में उनका पक्ष जानना संभव नहीं है। फिर भी गृह मंत्री द्वारा किए जा रहे सत्ता के गलत इस्तेमाल के बारे में मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से कटाक्ष करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नए लोकोपयोगी काम करवाने के लिए सरकार ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना बनाई है, लेकिन इन सभी आंकड़ों को खंगालने पर हाथ क्या आएगा? इस बड़ी रकम से हर वर्ष जो खर्चा होता है उसमें से 48,11,000 रुपये तथा शराब पर पाबंदी लगाने के खाते में 31 लाख रुपए अलग रहे हैं। इस रकम को अगर मूल रकम से हटा दें तो जनता के उपयोग के अन्य लोगों के लिए केवल 37 लाख रुपए ही बचते हैं। इस प्रकार शिक्षा, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी मदद आदि पर व्यय होने वाली रकम वापस मिलना असंभव होता है या उस मद में खर्च की गई रकम से आय प्राप्त होना असंभव होता है। बेरोजगारी हटाना, स्वास्थ्य बीमा, बुढ़ापे के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा, महिलाओं को जच्चगी के लिए आर्थिक सहायता जैसे कई जन कल्याण के काम करने हैं, लेकिन इन मामलों के बारे में मुंबई सरकार चुप्पी साध गई है। आज इन जन कल्याण के कामों के लिए जो रकम रखी गई है वो अगले साल में भी रखना मुश्किल होगा, ऐसा लगता है। सामान्य साथी यहाँ पर कोट करेंगे इस बात को बाबा साहब के कि बाबा साहब देखिए जन कल्याणकारी योजनाओं पर कितना फोकस करते हैं। इस बात को हमें ध्यान देना है कि यदि बाबा साहब मान लीजिए उस समय सत्ता में होते तो किस तरह से वर्किंग करते और किस तरह से किसी भी सरकार को वर्किंग करना चाहिए। यदि वो बाबा साहब के सच में अनुयायी है, बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है अगर कोई सरकार, तो उसको क्या करना चाहिए इस स्पीच में स्पष्ट है। बेरोजगारी हटाना, स्वास्थ्य बीमा, बुढ़ापे के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा, महिलाओं को जच्चगी के लिए आर्थिक सहायता जैसे जन कल्याण के काम करने हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो इसलिए अगर कोई सरकार ये कहती है कि वो बाबा साहब की अनुयायी है तो उसे बाबा साहब के अनुरूप सरकारी योजनाएं अपने देश या अपने प्रदेश में लागू करनी चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि वो बाबा साहब की अनुयायी है ये उचित नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि जब जब भारत के किसी प्रदेश में बाबा साहब की अनुयायी पार्टी सत्ता में आई होगी तो उसने निश्चित रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारा होगा। आइए देखते हैं आगे क्या कुछ बाबा साहब यहां पर कहते हैं। कामगारों के हित के बारे में नीति, कामगारों के बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं। लिखा है, पिछले अगस्त माह में इसी सत्ताधारी वर्तमान पार्टी द्वारा कामगारों की हित रक्षा के लिए जो नीति तय किए जाने की घोषणा की थी, उस योजना के अनुसार इस प्रांत पर कितना खर्च होगा इसका अंदाजा भी सम्माननीय गृह मंत्री देते तो अच्छा होता। हमारे प्रांत के लोगों के लिए हितकारी योजनाओं में से फंड की योजना को कुछ समय परे भी रख दें, तब भी मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार इस योजना पर न्यूनतम 24 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इतना व्यय जो झेल पाए वही इस प्रांत सरकार बनने के लायक है, ये मेरी राय है। लेकिन क्या हमारे प्रांत की सरकार इतनी बड़ी रकम जुटाने की कोशिश करेगी? पश्चिमी देशों की सरकारें प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती हैं, ये अगर देखा जाए तो इतना चलेगा कि कनाडा 9 पाउंड 8 शिलिंग, ऑस्ट्रेलिया 19 पाउंड, आयरिश फ्री स्टेट 10 पाउंड और मुंबई 7 पेंस। ये अनुपात देख हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का हाल कितना भयंकर है इसका पता चलेगा।
हमारे प्रांत की आमदनी का विवरण देखें तो निराशा घेर लेती है। 1922 से 1935 के दौरान अन्य प्रांतों की आय में जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत इस प्रकार है: मद्रास का 26.5, पंजाब का 28, संयुक्त प्रांत का 16.5, असम का 14.5, बंगाल का 11.5 और मुंबई में केवल 3%। देखिए, जब कभी हमें किसी बजट को लेकर प्रतिक्रिया देना हो, आज के बाबा साहब के स्पीच में यही सीखने की आवश्यकता है कि जब कभी हम बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हों तो निश्चित है कि हमें आंकड़ों के साथ आना चाहिए, सटीक आंकड़ों के साथ। हवाई बात नहीं करनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पिछले 13-14 सालों में अतिरिक्त कर से हुई आमदनी को अगर घटा दें तो मुंबई की आय 5.5% घटी हुई दिखाई देगी। ऐसे हालात में हमारी सरकार अगर शराब पर पाबंदी लगाने का आंदोलन छेड़ती है तो ये डूबते पर बोझ लादने की मानसिकता को अपनाना है। इस योजना को अमल में लाते हुए अन्य किसी मद में होने वाली आय को बिना गिने भू राजस्व को कम करने की नीति भी अपनाई गई है। मेरा ये कहना है कि राजस्व में छूट नहीं दी जाए। मेरा कटाक्ष इस बात की ओर है कि शराब पर पाबंदी और भू राजस्व में छूट, इन दो योजनाओं पर अगर अमल किया गया तो सरकारी योजना खाली हो जाएगा, फिर सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। उसे फिर भरने के लिए क्या किसी विधेयक योजना का निर्माण किया गया है? पिछले बजट के समय माननीय फडणवीस ने अपने बजट भाषण में आशा से भरपूर वचनों का आज के बजट में जिक्र तक नहीं है। उस बजट के समय बहुजन समाज के दिए थे, उन्हें पढ़ने के बाद आज के बजट भाषण में क्या दिखाई देता है? उस वक्त दिए गए हितों के बारे में जो साहसिक आश्वासन दिया गया था वह इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। इस बजट में कोई नया कर नहीं है, इसलिए इसकी प्रशंसा की जा रही है। इसका मुझे आश्चर्य है। नए कर न लगाकर असल में अमीरों पर से खर्चे का बोझ कम किया गया है। इस व्यवस्था से गरीबों को कष्ट झेलने पड़ेंगे। क्या इस बात का एहसास अपने को गरीबों की सहायक कहलाने वाली सत्ताधारी मंत्रिमंडल को भूल से भी कभी नहीं हुआ है? इसीलिए मेरा ये साफ कहना है कि ये नया बजट गरीबों का नहीं है, अमीरों का है। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। सच पूछो तो गरीबों को हर सरकार से मदद ही मिलनी चाहिए। हमें गरीबों की खातिर मेहनत करने वाली सरकार चाहिए। निजी स्तर पर जो अमीर अपने बीवी बच्चों को सारी सुविधाएं दे सकते हैं, उन्हीं के संकट के समय मदद करने के लिए सरकार खड़ी हो जाती है। ये क्या हास्यास्पद नहीं है? इस प्रकार गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार सत्ता में आए, इससे बेहतर है कि वह सत्ता का त्याग करे, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर सरकार कर लगाती तो टैक्स लगाने का मतलब ये है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और वो जो टैक्स आए वो गरीबों पर खर्च किया जाए, गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। और ऐसा ही कोई भी सरकार जो चाहती है कि समता, समानता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित सभी को समान अवसर मिले, सभी को जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिले, गरीबों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अमीरों पर टैक्स लगाकर और गरीबों का जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सकती हैं। बाबा साहब का ये कहना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण बेहद प्रभावशाली रहा। कहते हैं कि उनके जैसा बेहतर, असरदार, परिणामकारी, सिलसिलेवार भाषण आज तक मुंबई विधिमंडल में नहीं हुआ था। इस बारे में हम भी यकीन करते हैं। न लट्ठी के द्वारा जवाब में जो भाषण दिया गया वो संतोषजनक नहीं था, वह केवल आधे घंटे तक बोले। इसी से पता चलता है कि अपने विरोधियों को सीधा और सिलसिलेवार जवाब देना अधिक उनके लिए कितना मुश्किल हुआ था, इसका यकीन होता है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में बताया कि सभी वर्गों की जनता के हित में देकर ईमानदारी से काम कर रही है। और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्पीच समाप्त होने के साथ ही आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अपने समापन की ओर है। और आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय में हर किसी के पास जो कमी है तो समय की कमी है, धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं है।
कमी है तो समय की कमी है, और फिर भी आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने के लिए जो बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहे हैं। बाबा साहब की एक हार्दिक इच्छा थी कि बहुजन समाज का एक ऐसा वैचारिक सेंटर बने जहां पर बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और वहां पर ऐसी रणनीति तैयार करें जो भविष्य में जन कल्याणकारी योजनाएं और साथ ही साथ जो समाज पर हो रहा शोषण, अत्याचार या जो भी राजनीतिक सामाजिक मार्गदर्शन है वो वहाँ से मिले, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। और चाहते ही नहीं थे बल्कि बाबा साहब ने काफ़ी हद तक प्रयास भी किया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वर्तमान में हम आप सभी के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन कर रहा है आवाज का, जिसको अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन कहते हैं। इसकी अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति है। आईडासा ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सहयोग से हम आप सभी मिलकर आप सभी के सहयोग से एक वैचारिक सेंटर जो सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है, कार्य प्रारंभ हो चुका है 19 जनवरी 2023 को। तो इसमें हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, धम दान करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आ गया है अकाउंट नंबर एसबीआई का, आप देख सकते हैं, और आईएफएससी कोड भी यहाँ पर दिया गया है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये अकाउंट है। अगर आप इसमें धम दान करते हैं तो निश्चित ही आपको राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय और प्रांतीय सेमिनार, जनपदीय सेमिनार, जब भी आपके यहाँ कार्यक्रम होगा, सेमिनार होगा, तो उसमें जोरदार सम्मान आपका किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूँ सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।